गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में हम 21 अप्रैल पे पहुंच चुके हैं और 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो या फिर दूसरे ऐसे एग्जाम्स जहाँ पे करंट अफेयर से कंसर्निंग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इन एमसीक्यूज को नेटमॉक की एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर भी सारे एमसीक्यूज अवेलेबल होते हैं सब्जेक्ट वाइज। देन जो मार्किंग स्कीम है, जो हमारे साथ न्यू एस्पिरेंट्स जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है और 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। ये आपका सेफ जोन समझा जाता है बिकॉज ये माना जाता है कि अगर आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है। 4 to 5 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो ये 40 to 55% वाला जोन होता है जो कि डेंजर जोन कहलाता है और मोर प्रिसाइसली अनसर्टेन जोन कहलाता है बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट आएगा। हो सकता है कि 1 मार्क्स से आपका प्रीलिम्स निकल भी जाए या फिर ना भी निकले, बट यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है और मेंस की तैयारी इस श्योरिटी के ना होने की वजह से अच्छे से नहीं हो पाती है। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं देन ऑफकोर्स आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं प्रीलिम्स के क्रैक होने के। इसलिए नीचे वाला जो जोन होता है इसे हम डेंजर जोन कहते हैं और कोशिश यही करी जाती है कि अगर आप यहाँ नीचे स्कोर कर रहे हैं तो ऊपर आने की कोशिश करिए ताकि इंश्योर कर सके प्रीलिम्स क्रैक होना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन निकालता है? क्या वो वर्ल्ड बैंक निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जो कि वेरियस आप कह सकते हैं एंटिसिपेशन देता है ग्रोथ रेट के बारे में वेरियस इकोनॉमीज के, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस दी हैं, जो अपनी एंटिसिपेशन यहाँ पे फिगर्स दी हैं, उसमें ये बताया गया कि इंडिया जो है दैट विल डिप टू 1.9%। तो हमारी इकोनॉमी 1.9% पे पहुंच जाएगी 2020 में बिकॉज आप देख ही रहे हैं कोविड की वजह से जो बिजनेसेस हैं वो ठप होके पड़े हुए हैं और ये चीज़ जो है राइज करेगी 7.4% इन 2021। तो रिकवरी जो है हमारी नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगी, इसके बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कहा है। और ओवरऑल अगर बात करी जाए जो ग्लोबल आउटपुट है वहाँ पे -3% का यहाँ पे एंटिसिपेशन दिखाया गया इस पर्टिकुलर आउटलुक के द्वारा। ठीक है, और ये बताया गया कि ये जो है इवन वर्स है अगर हम 2008 और 9 के फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर करते हैं आज की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कहा था। ये जो WEO है या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है कौन लेके आता है? दिस इज बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IMF। बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को लग सकता है कि नाम से किसी इसका आंसर होना चाहिए, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको नहीं लेके आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को लेके आता है IMF। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आसियान के बारे में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आसियान के बारे में करेक्ट है। ये न्यूज़ में आसियान क्यों था वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसे बनाया गया है। सिंगापुर इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान। आसियान के जो यहाँ पे ओरिजिनेटिंग कंट्रीज थी उसमें सिंगापुर एक कंट्री है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, आसियान न्यूज़ में इस वजह से था बिकॉज अभी रिसेंटली इसकी एक समिट ऑर्गेनाइज करी गई है और इस समिट को चेयर किसने किया था? वियतनाम ने। और आप जान ही रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोई भी इस फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो रही और सभी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है। और ये आसियान की जो मीटिंग करी गई थी ये भी एक वीडियो लिंक के थ्रू करी गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बनी कैसी थी। तो यस, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करी गई थी। कब साइन करी गई थी ये कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान को फॉर्म किया गया था और सिंगापुर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स या फाउंडिंग मेंबर्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा C। और इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं वो देख लीजिए एक बार। तो बेसिकली ये जो फोकस करता है इसका फोकस है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। तो वहीं पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है और वही कंट्रीज आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं, चाहे लाओस हो, फिलीपींस, ब्रुनेई है, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। तो ये सभी कंट्रीज जो हैं वो आसियान के मेंबर्स हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड सहयोग ऐप। सहयोग ऐप किसने बनाई है, किस लिए बनाई गई है ये भी देखेंगे, बट पहले किसने बनाई है ये इसको जान लेते हैं। क्या ये सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बनाई है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाई है या MITI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सोचिए किसने बनाई है, फिर देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। चलिए देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। जिसने सहयोग ऐप बनाई है, अब ये एक ई प्लेटफॉर्म है जो कि जियो टैग्ड
इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको कलेक्ट करेगा। नेशन के हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी कंट्री, मान लीजिए ये मैप है, इसमें कौन कौन से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ कहाँ पे वो अवेलेबल हैं, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर मैप के ऊपर आपके पास आ जाएगी, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आ जाएगी, ताकि ये जो हमारी एसेट्स हैं, जो कि हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, एम्बुलेंसेज भी हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी हो सकते हैं, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पे जियो टैग कर दी गई है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस जो है वो लिए जा सके कोविड के अंदर। क्योंकि कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन में इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे एसेट अवेलेबल है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एक तरीके से हमारे सामने इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये हमारा मैप है और इसमें किस किस जगह पे इंपॉर्टेंट एसेट हमारी अवेलेबल है। इसलिए ये सहयोग ऐप जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई है। तो आंसर हमारा ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है अंबेडकर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद अंबेडकर। तो अंबेडकर के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट करती हैं, और यहां पे पूछा गया, पहली है बहिष्कृत हितकर्मी सभा, सेकंड है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, थर्ड है फॉरवर्ड ब्लॉक। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, क्योंकि हमने अभी अंबेडकर जयंती को ऑब्जर्व किया था, इसी वजह से जो आर्टिकल्स हैं अभी भी न्यूज़पेपर में अपीयर करते हैं, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो अंबेडकर की जो पर्सनैलिटी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इनके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बहिष्कृत हितकर्मी सभा, ये एसोसिएट करती है अंबेडकर जी के साथ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इनके साथ एसोसिएट करती है, और साथ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इनके साथ एसोसिएट करती है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक, मेन्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और शायद पूछा भी गया है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस पर्टिकुलर मेजर पर्सनैलिटी से एसोसिएट करती है। फिलहाल हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि अंबेडकर जी के साथ बहिष्कृत हितकर्मी सभा एज वेल एज इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एसोसिएट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल टू इंडिया। तो जो हार्पून मिसाइल है, ये कौन सी कंट्री ने अभी अप्रूवल दिया है कि हम इंडिया को सप्लाई करेंगे, हम इंडिया को सेल करेंगे? क्या वो कंट्री इजराइल है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा इसके बारे में। सो आंसर हमारा है बी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया है, अप्रूवल दिया है कि 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल जो है वो इंडिया को दी जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके अलावा सेल ऑफ 16 MK-54 ऑल अप राउंड लाइट वेट टॉर्पीडोज को भी यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है इंडिया को देने का। टोटल देखा जाए तो 63 मिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। इसके अंदर ये मिसाइल्स जो हैं और साथ में टॉर्पीडोज जो हैं, जिसको इंडिया P-8I एयरक्राफ्ट में यूज़ करेगा, वो देने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वयान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और पूछा गया कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वयान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं, 1 बाय 1 हम उसे रीड करेंगे। पहली कहती है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है, हो सकता है। सेकंड कहती है काबिनी रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर पास थ्रू इट। इसके अंदर से जाती है कौन सी रिवर? काबिनी रिवर, जो कि नर्मदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि जो वयान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड रिवर देखी जाए तो पार्शली करेक्ट है, क्योंकि काबिनी रिवर जो है इससे होती हुई डेफिनेटली जाती है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी पार्शली करेक्ट है, पार्शली इनकरेक्ट है। ये आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताऊं कि ये फर्स्ट था इंडिया से, जो कि यूनेस्को ने, जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, आपने सुना होगा वर्ल्ड नेटवर्क WNBR, इसको डेजिग्नेट किया था 2012 के अंदर। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया से लिया था, दैट वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है। आपने अभी देखा था कि सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था, सहयोग ऐप को लॉन्च किया था। और सहयोग ऐप किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है? जो हमारा मैप है, इसमें हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर लोकेट करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि
जो क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो लिए जा सके। तो ये जो है सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा, इसने एक नई चीज़ जो थी वो अभी प्रोवाइड करी है। अब हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसकी बात करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये डीएसटी के अंदर आता है, हो सकता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, ये भी हो सकता है। देन सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेट करता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। चलिए डिस्कस करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल ठीक है, ये डीएसटी के अंदर ही आता है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, रादर इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून, तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है सर्वे ऑफ इंडिया का, तो ध्यान रखिएगा। तीसरी स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कोलैब कैट के बारे में है। कोलैब कैट एक न्यू इनिशिएटिव है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए, कहाँ पे हेल्प करेगा। बट फिलहाल हमें बताना है कोलैब कैट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डीएसटी एंड एनआईसी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, हो सकता है। इट विल बी लॉन्च्ड इन अटल टिंकरिंग लैब्स, आपको पता है अटल टिंकरिंग लैब्स जो थी वो बनाई गई थी बच्चों के लिए, तो उसके अंदर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा, ये भी हो सकता है। इट विल प्रोवाइड स्टूडेंट अ प्लेटफॉर्म फॉर 3D डिजाइनिंग, 3D डिजाइनिंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेगा, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो कोलैब कैड, यहाँ पे आप कैड का जो मतलब समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, और कोलैब कैड इसी के लिए बनाया गया है। 3D डिजाइनिंग के अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरीके से उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, और ये किया जाएगा अटल टिंकरिंग लैब्स में, जहाँ पे वैसे भी इनोवेशन की बात होती है, ट्रेनिंग की बात होती है, और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइफ में किस तरीके से स्किल प्रोवाइड करके आगे लेके जाया जाए, इसके बारे में बात करी जाती है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आपकी दोनों ही करेक्ट हो जाती हैं। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें तो वहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है दैट इज नॉट ऑफ डीएसटी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुन के लगता है कोलैब कैट की बात हो रही है तो डीएसटी इन्वॉल्व होगा, बट डीएसटी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। इसमें है नीति आयोग और साथ में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ये इंक्लूड हैं, और दोनों का ही एक जॉइंट इनिशिएटिव है, नीति आयोग और एनआईसी का। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा हो जाता है डी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एनडीएमए के बारे में। अब एनडीएमए के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछा वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एनडीएमए एज एन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चीज़ें इसके बारे में सही है, कौन सी गलत है, 2 स्टेटमेंट में दी गई हैं, सोचिएगा। पहली है एनडीएमए इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या स्टैट्यूटरी है या फिर कोई और ही तरीके की बॉडी है, ये बताइएगा। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आती है या कोई और मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ये आती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और इसके बैकग्राउंड को भी देखेंगे। चलिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज एनडीएमए ने अभी एक रिसेंटली ऑर्डर इशू किया है अंडर एनडीएमए एक्ट 2005, और ये ऑर्डर किसको दिया गया है, ये दिया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, अगर याद है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बिलीव मी, अगर आपको ये चीज़ याद है तो इट मीन्स आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चेयरमैन थे इट वॉज अ यूनिक, आप कह सकते हैं, पोस्ट, और यूजुअली वो किसी कहीं पे आप उनका नाम ज़्यादा सुनते नहीं है। देयरफॉर आई एम आस्किंग कि अगर आपको पता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन कौन थे जो हमने पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस किया, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बट फिलहाल यहाँ पर एनडीएमए ने एक जो यहाँ ऑर्डर निकाला है उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन को कहा है कि जो लॉकडाउन है मेजर्स ये हमने एक्सटेंड कर दिए हैं May 3, 2020 तक, और इसी वजह से जो भी मेजर्स हमने अभी तक लिए थे उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ही रखिएगा। तो चेयरमैन को ये हिदायत दी गई है कि जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था वो इंक्रीज हो गया, तो अपने मेजर्स को कंटिन्यू रखिएगा, बंद करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एनडीएमए की, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? जी हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करती है इंडिया के अंदर। अब बात करी जाए किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो यस, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एनईसी के चेयरमैन कौन है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन कौन है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ कंसर्निंग रिकवरी कर्व, जो कि रिकवरी कर्व के बारे में और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट रिकवरी कर्व के बारे में सही है। मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि रिकवरी कर्व में हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम डेफिनेटली कोविड-19 की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कहती है मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज़ हायर देन ग्लोबल रेट्स, तो हमारे यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो अगर हम विश्व से उसकी तुलना करें वो ज़्यादा है। द केसेज आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली वर्ल्ड वाइड, जो केसेज हैं वो दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ओवरऑल रिकवरी रेट है स्टार्टेड फ्लैटनिंग, तो हमारी जो रिकवरी कर्व है उसने फ्लैटन होना शुरू कर दिया। मतलब अब जैसे हमने केरला की बात करी थी कि पहले डेथ रेट इंक्रीज हुई और फिर जो कर्व थी वो फ्लैट हो गई, मतलब स्टेबिलिटी एक उसके अंदर आ गई और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है डाउनवर्ड फेज। तो यहाँ पे यही बात करी जा रही है जो रिकवरी रेट है वो फ्लैटन होनी शुरू हो गई है। ये भी हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करी जाए तो मैं बताऊं मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज लेसर देन ग्लोबल रेट्स, तो हमारे यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो कम है। अगर हम ग्लोबल एवरेज ले वहाँ से भी हमारे यहाँ पे डेथ रेट कम है, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए हैं यहाँ पे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हम जो मास्क हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, लॉकडाउन करके रखा हुआ है, तो हमने काफ़ी अच्छे और प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डेथ रेट कम है। सेकंड बात करते हैं केसेस क्या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ये तो आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। और जो रिकवरी कर्व है उसने भी फ्लैटन करना शुरू कर दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इंडिया की परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे बेटर है। अब देख लेते हैं एक बार ये कुछ, आप इसको समझ लीजिए। अगर हम मेजर्स नहीं लेते हैं तो नंबर ऑफ केसेस आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने मेजर्स लिए हैं, हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया है, साथ में ही हमने जो मास्क हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं और साथ में लॉकडाउन हमने किया हुआ है और सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं नंबर जो है वो फ्लैटन कर गया है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। भी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, वेरियस कंट्रीज़ का भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे ये मेजर्स लेने की वजह से कंपेरेटिवली बेटर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था मैंने आपको बताई दिया, सी है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे 10 क्वेश्चन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं विद इन 2 मिनट, इसको मिस मत करिएगा, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन होने के बाद फिर हम अपने विनर को अनाउंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात करी थी। आईएमएफ इसे लेके आता है, रिसेंटली बताया कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो 1.9% रहेगी हमारी जीडीपी और फिर उसे इंक्रीज किया जाएगा 7.4% रिकवरी देखी जाएगी 2021 के अंदर। ओवरऑल जो नुकसान हुआ है वो -3% तक जाएगा, जो कि टोटल कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा और ये 2008 और 9 की तुलना में भी वर्स परफॉर्मेंस रहेगी। फिर हमने आसियान के बारे में डिस्कस किया था। जो आसियान है इसने अभी ऑनलाइन अपनी एक समिट करी है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसे बनाया गया था और सिंगापुर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। ये इसकी वेरियस कंट्रीज हैं। इस बार जो मीटिंग चेयर करी गई थी उसे वियतनाम ने करा था। फिर सहयोग ऐप जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई है। जियो टैग किया जाएगा हमारी सारी एसेट्स को और हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि कोविड से कंसर्निंग अच्छे पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकें। फिर अंबेडकर जी के बारे में देखा था। बहिष्कृत हितकर्मी सभा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इनसे एसोसिएट करती है। फॉरवर्ड ब्लॉक किससे एसोसिएट करती है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिर हमने देखा था 10 AGM 84L हार्पून ब्लॉक टू एयर लॉन्च मिसाइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स हमें दे रहे हैं अलॉन्ग विद टॉर्पीडोज, और इससे हमारा जो डिफेंस है वो और भी एम्बोल्डन होगा। और इसके बाद वायांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी हमने, इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। काबिनी रिवर इसमें से होके जाती है जो कि कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओल्डेस्ट साइंटिफिक ये आपका एक डिपार्टमेंट है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में लोकेट करता है। फिर कोलैब कैट जो है अटल टिंकरिंग लैब में स्टार्ट किया गया है। डिजाइनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी 3D के अंदर स्टूडेंट्स को, और इट्स एन इनिशिएटिव नीति आयोग एंड NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नीति की फुल फॉर्म मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन NDMA के बारे में हमने देखा था। NDMA ने अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन को कहा है कि क्योंकि लॉकडाउन पीरियड हमने May 3 तक इंक्रीज कर दिया है, तो प्लीज़ आप अपने यहाँ पे जो भी हिदायतें दी गई थी उसको कंटिन्यू करिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है NDMA, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और NEC दैट इज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर लास्टली हमने रिकवरी कर्व के बारे में देखा था। मोर्टेलिटी रेट जो थी वो इंडिया में कंपेयर टू अदर कंट्रीज इट्स स्टिल बेटर, द केसेस आर इंक्रीजिंग, वो तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ओवरऑल रिकवरी जो है वो भी फ्लैटन होना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ पर रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद विनर्स को देख लेते हैं। तो लास्ट हमारा जो क्विज था उसके जो विनर है वो रति गोला। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको जो, तो रतिया मुझे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए मंथली कंपाइलेशन वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, यहाँ पर मेल करके। अब एक बार मार्क्स को देख लेते हैं।
आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जो आंसर किए थे कंसर्निंग जो डिस्क्रिशनरी पावर पूछी गई थी गवर्नर की, वो भी हमारे करेक्ट आंसर हमें मिले हैं, और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को और क्या क्या कहा जाता है उसके भी आंसर आप काफ़ी लोगों ने सही दिए हैं। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स है, कांग्रेचुलेशन, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के अगर ब्रैकेट में आपके मार्क्स है, देन डेफिनेटली आई विल टेल यू कि आप सबसे पहले तो अपने नोट्स को रिवाइज करिए, ताकि जो आगे आने वाला यूपीएससी का मॉक टेस्ट लेंगे वहां पर आपके मार्क्स अच्छे आए। सेकंड चीज़ है कि आप एनालाइज करिए कि अगर आपके एवरीडे बेसिस पे मान लीजिए आप यहां स्कोर कर रहे हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। क्या नॉलेज गैप की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? अगर नॉलेज गैप की वजह से गलत हो रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स नॉलेज का जो एनहेंसमेंट है वो करना पड़ेगा, या फिर आपका गलत रीडिंग करने की वजह से। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज तो आपको बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जल्दीबाजी में आप लोग गलत तरीके से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, और तभी क्वेश्चन जो है आते हुए भी गलत हो जाता है। तो देखिए गलती कहाँ हो रही है, क्या नॉलेज गैप की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर गलत रीड करने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आप अपने पैटर्न को समझ जाएंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है तो डेफिनेटली इंप्रूव करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको वेरियस एमसीक्यूज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।